नेपाल जो है वो बहुत ही नाजुक दौर से जो है गुजर रहा है। जो जनरेशन जी है उसने एक प्रोटेस्ट जो शुरू किए थे, जिसके चलते वहां के जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली साहब, उन्हें सितंबर 9 को रेजिग्नेशन देना पड़ा। उसके बाद वहां पर एक इंटरिम सरकार जो है बनाई गई है, सुशीला कार्की मैडम की, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वहां पे बनी है। हालांकि वहां पे अब शांति जो है वो दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको जमीन को आप कुरे देंगे तो अभी भी लोगों में जो गुस्सा है वो बहुत गर्म है। हमारे साथ एक नेपाल के सीजन्ड ब्यूरोक्रेट हैं विजयकांत करना साहब। सर, शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। ये नेपाल की धन्यवाद। पॉलिटिक्स के बारे में बता सकते हैं हमें, क्रॉस बॉर्डर जो रिश्ते हैं उनके बारे में बता सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बता सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में, और पूर्व जो है एम्बेसडर भी रह चुके हैं नेपाल के। सर, थैंक यू सो मच एक बार फिर से। सबसे पहले मैं आपसे सर यही धन्यवाद सवाल आपको। सबसे पहले मैं यही सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जो इंटरिम सरकार वहां पर बनी है वो किस तरह से काम कर रही है, और इलेक्शंस होने की क्या उम्मीद अभी तक दिखाई पड़ रही है आपको? देखिए, सरकार काम करने की शुरुआत कर रही है। हम्म। सरकार तो उस दिन मैडम की बनी, रात में 9-10 बजे सरकार बनी है। मतलब शुक्रवार को सरकार बनी है। हम्म। आज 3-4 दिन हुए हैं सरकार बने हुए। तो आज उन्होंने 3 मंत्रियों की नियुक्ति की है। और इस बीच में वो घूमती रही है हॉस्पिटलों में, जहां हमारे घायल बच्चे पड़े हुए हैं। वो मिलती रही हैं, जो मृतकों की परिवार है उनसे मिलती रही हैं, शहीदों की परिवार से मिली हैं। इस तरह से वो कलेक्शन में लगी हुई हैं। तो स्टार्ट उनका अच्छा है। उन्होंने 3 बहुत ही क्लीन फेस सिविल सोसाइटी, तो 2 ब्यूरोक्रेट हैं पहले के। एक हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रहे पहले, सीजन ब्यूरोक्रेट माने जाते थे, उन्होंने करप्शन की इश्यू पर रिजाइन कर दिया था। वो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुए हैं। एक हमारे लॉयर जो पीआईएल करके लोगों को बहुत ही ज्यादा उनको, और वो लॉ में बहुत ही एक मतलब सीजनड आदमी है, और वो हमेशा से करप्शन के विरुद्ध में मूवमेंट करते आए और मूवमेंट में शरीक हुए। मैडम खुद भी, मैडम भ्रष्टाचार के विरुद्ध की जो भी आंदोलन होती थी उसमें ये शामिल होती थी, सड़क पर आती थी। हम्म। तो इसीलिए ये लोग, आज तो इनकी सरकार बनी है और सरकार अब काम करना शुरू करेगी। होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक एनर्जी मिनिस्ट्री, ये तीनों संकेत करती है कि प्रायोरिटी मैडम की फाइनेंस अर्थ है, अर्थव्यवस्था है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत के लिए उन्होंने होम मिनिस्टर बनाया, और फाइनेंस मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कि वो फाइनेंस के अभी जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसके कैसे निर्माण, पुनर्निर्माण की जाएगी, उसके बारे में काम करेंगे। तीसरा जो उन्होंने मिनिस्टर बनाया है, जो सबसे प्रोमिनेंट है वो भी, जिसमें एनर्जी और आपको हाइड्रो पावर, ये अर्बन डेवलपमेंट, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री है, उनको 3 मिनिस्ट्री दिया गया है। जो कि कल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हुई है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो डिस्ट्रक्शन हुई है उनके लिए। तो मुझे शुरुआत बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है उनका जो चॉइस है आज। और 3 कैबिनेट मिनिस्टर लोगों का जो इंडिविजुअल है, वो सारे बहुत ही अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। अब सवाल ये है कि ये बहुत बड़ी आंदोलन हो गई थी, बहुत कम समय में बहुत बड़ी परिवर्तन। अब इसमें बहुतों की बहुत ही आकांक्षा, बहुत ही आकाश छू रहा है, ये करो, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मतलब बहुत सारी मांगे आ रही हैं। हम्म। लेकिन ये संभव नहीं है कम समय में इतना। तो अभी मैडम को सबसे ज्यादा जरूरी जो है उनका 2-3 मैंडेट है। पहला मैंडेट तो एक ही इलेक्शन कैसे कराए, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए गवर्नमेंट की मशीनरी को फंक्शनल बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि जनता का कॉन्फिडेंस राज्य के ब्यूरोक्रेसी और सुरक्षा निकाय पर होना चाहिए। तो इस पर काम करेगी सरकार, जहां तक मैं विश्वास करता हूं। अभी तक जिन मंत्रियों ने अपना वक्तव्य दिया है उन्होंने यही कहा, और बहुत ही स्वच्छता से तीनों मंत्रियों ने कहा है कि हमें तलब नहीं चाहिए और हमें सर्विस करना है, और हमें सरकारी गाड़ी भी, सुरक्षा भी हमें जितनी आवश्यक है उससे ज्यादा हमें सुरक्षा भी नहीं चाहिए, तीनों मंत्रियों ने कहा। ये अच्छी बात, शुरुआत अच्छी है।
तो इससे क्या बनता है कि अब ये मतलब इस कैबिनेट को कम समय में बहुत बड़ी जिम्मेवारी, और इन सारी चीजों को समेट के ले जाना, जो मृतक परिवार है उनको कंसोल करना जरूरी है, जो घायल है उनका इलाज जरूरी है, जो जो खत्म हो गए हैं बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग, कोर्ट की बिल्डिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग नहीं है, अटॉर्नी ऑफिस नहीं है, होम मिनिस्ट्री की बहुत सारी ऑफिस जला दी गई है, आपको ये बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस सब जली हुई हैं, तो इलेक्शन कैसे होगा? इस सबको थोड़ा सा कम से कम टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट एबल होगी, और एक इनके पास में कमिटमेंट है और एक डिटर्मिनेशन नजर आता है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही ईमानदार लोगों को इस सरकार में शामिल किया गया है, और इनके पास में अनुभव भी है। आपको क्या और लगता है कितना समय लग जाएगा फिर चुनाव होने में? मुझे लगता है 6 महीना में चुनाव नहीं हो पाएगा। 6 महीना, मुझे एक साल से कम में चुनाव नजर नहीं आ रहा। और इसका प्रैक्टिकल कारण, आपके पास कुछ है ही नहीं। आपको तो 2 महीना इसमें लग जाएंगे कि क्या हमने खोया है इसमें पता लगाने में। उसके बाद में कुछ समय लगेंगे आपको कि इसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्लान करना। अचानक आप ईटा गिरा गिरा कर बिल्डिंग बनाना तो नहीं है, नहीं। हम्म। क्या क्या खोया हमने इसको पता लगाना है। उसके बाद में हमें इस सबको प्लान, जिसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेशनल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसको कम समय में कैसे अच्छा एक फंक्शनल गवर्नमेंट ऑफिस बन सकती है, ये जरूरी है। तो इसके बाद में, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जिम्मेवारी है गवर्नमेंट की। लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बाहर हैं, सिविल सोसाइटी की गवर्नमेंट है, इनका तो पीपुल लेवल में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पीपुल में विश्वास, केवल जो आंदोलनकारी हैं उनको विश्वास है। तो इसीलिए इनको सबको समेट कर ले जाना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सर जब चुनाव होंगे तो आपको क्या लगता है कि जो चार पांच पॉलिटिकल पार्टीज थी, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि म्यूजिकल चेयर होती थी ओली और प्रचंडा के बीच में, तो आपको क्या लगता है कुछ और नई पार्टीज इस बार जो है चुनावों में या उस रेस में शामिल होंगी, या फिर एक बार सत्ता जो है उन्हीं के बीच में खेल जो है वो खेलेगी? अब मुझे लगता है जनता इन पुरानी पार्टियों से तंग आ गई, और जनता को भी एक ऑप्शन चाहिए। तो अगर ये जो यंग जनरेशन है और ये ज्वाइंटली कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं, तो पुरानी पार्टियां समाप्त नहीं होगी, ये भी मैं कह हम्म। रहा हूं। ये रहेंगी पार्लियामेंट, और इनको रहना भी चाहिए, मैं भी कहूंगा। इन्होंने किसी समय में बहुत बड़ा योगदान दिया है इस हम्म। देश को लोकतंत्र लाने में। इनकी भी बहुत बड़ी योगदान है। जरूर ये करप्ट हो गए थे, ये सारे इस जितना ही आज हुआ है इसके जिम्मेवार यही लोग हैं। इनकी मनोमानी से, इनकी फेवरेटिज्म और इनकी लूट से लोग तंग आ गए थे। आप कह रहे हैं ना म्यूजिकल चेयर, ये 3 नेताओं का म्यूजिकल चेयर चल रहा था। कभी देवबा जी, कभी प्रचंड जी, कभी ओली जी, कभी इसके साथ वो मिल गया, कभी उसके साथ वो मिल गया, और ये चल रहा था। तो मुझे लगता है इस म्यूजिकल चेयर से पब्लिक को भी नामंजूरी है इससे। तो नया जो पार्लियामेंट बनेगा उसमें जनता में एक स्टेबल गवर्नमेंट बने, जिससे कि 5 साल वो सरकार काम करे, ये चाहना तो रहेगा। सर आपको क्या लगता है कि लेकिन जो सवाल आर्मी। यहाँ ये भी है हम्म। कि जेएनजी अगर डिफरेंस डिवाइडेड होकर आए तो फिर बहुत मुश्किल होगी इनके लिए। तो परिवर्तन का एजेंडा पीछे पड़ जाएगा फिर से। बिल्कुल। सर और आर्मी का ये क्या जो रोल पॉलिटिकल रहेगा? पार्टी है, ये सुधरने वाले हैं हमको कम नजर आते हैं। अभी तक कोई तीनों नेताओं को किसी ने रिजाइनेशन भी नहीं किया है। हाँ वैसे जो आर्मी है उसका क्या रोल रहेगा, क्योंकि पावर स्ट्रगल में देखने को तो यही मिल रहा था, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि कोई जो ज्यादा क्षति है वो पुलिस फोर्स को थोड़ी हुई, लेकिन सेना को बहुत कम हुई, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिससे लग रहा था कहीं उनकी भी टैसिट अंडरस्टैंडिंग है प्रोटेस्ट के साथ। तो आपका नहीं, क्या ये तो कहना मुझे है? नहीं लगता कि इनका कोई अंडरस्टैंडिंग होगा। ये हम्म। कहना भी मैं अभी ये नहीं कह सकता। इसके लिए तो सरकार को चाहिए इन्वेस्टिगेशन करे
कि इसमें किस तरह के आपराधिक तत्वों को और हमारी सुरक्षा निकाय की भूमिका कैसे गौण हो गई। वो ट्यूसडे और वेडनेसडे या मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और इस तरह का फायरिंग क्यों हुआ, हम्म। क्यों नहीं और प्रिकॉशन मेजर लिया गया, क्यों नहीं लाठीचार्ज किया गया, क्यों नहीं पानी छोड़ा गया, और सारे तरीके क्यों नहीं यूज किए गए, क्यों डायरेक्ट बुलेट फायरिंग ही हुई। यूज किया गया, फायरिंग हुई। हम्म। इसका तो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो अभी कह रहे हैं बच्चे। ये भी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है कि हमारा टोटल सिक्योरिटी सिस्टम कैसे कोलैप्स हो गया राज्य की। जहां तक सेना की भूमिका करती है, सेना अपनी भूमिका में अपनी जगह पर रहेगी। सेना की भूमिका है कि नेपाल के आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा देना। तो सेना उससे अलग जाकर के कोई भूमिका खेलना चाहेगी या चाह रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता, और भविष्य में भी नहीं चाहेगी। हमारी सेना, अब कभी राजा के अंतर्गत में रह के किसी ने यूज किया हो बात दूसरी हो, लेकिन हमारी सेना खुद जाकर के राजनीतिक सत्ता लेने की अभी तक कोई कोशिश नहीं किया। सर और आर्थिक रूप बहुत से। बड़ी परिवर्तन 2006 और 2008 में हुआ था। उसमें सर। भी सेना पॉलिटिकल लीडर को मतलब मदद ही की थी। और 2008 में जब गणतंत्र की घोषणा हुई, तो जिस सेना की लॉयल्टी राजा से 250 वर्ष की थी, वो अचानक समाप्त हुए। तो हमने ये समझा कि सेना की लॉयल्टी पॉलिटिकल लीडर अर्थात पॉलिटिकल सिस्टम, देश के किसी इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, एज ए कंट्री एज ए होल। तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि हमारी सेना सुरक्षा की भूमिका में है, रहेगी कल भी। सर आर्थिक रूप से नेपाल कितना पीछे चला गया है, क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है, काफी हानि जो है वो हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो अब किस तरह की उम्मीद है अंतरराष्ट्रीय समुदाय से नेपाल को? ऐसा था कि हमारी आर्थिक स्थिति पहले भी अच्छी नहीं थी, हम्म। और हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बहुत बड़ी जरूरत थी, आज भी और रहेगी अभी। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ये जो महंगाई है बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लोग बाहर जाकर काम करते, एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पर। एक और रीजन है, युवाओं में इस तरह का आक्रोश होने का एक कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। यूनिवर्सिटी से पास करने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती, वो कहाँ जाएंगे उनको, और नया स्टार्टअप करने के लिए फंड नहीं है उनके पास। तो इस तरह से बहुत बड़ी समस्या थी, है अभी भी। तो इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जरूरत है, इसके पुनर्निर्माण के लिए, इलेक्शन कराने के लिए, और इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। और इसीलिए मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट को जरूरी है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करे। क्योंकि हमारे बहुत सारे प्राइवेट होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, इस सब पर भी अटैक हुआ है। बहुत सारी बिजनेस दुकानों पर अटैक हुआ है, जो बड़े बिजनेस कम्युनिटी, जो इस देश के बड़े इन्वेस्टर, तो उनकी प्रॉपर्टी, तो उनमें कॉन्फिडेंस दिलाना फिर से कि आप इस देश में इन्वेस्ट करो, हम सिक्योरिटी देंगे, बहुत बड़ी जरूरी काम। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कॉन्फिडेंस में लेकर के, एक तो पुनर्निर्माण में, इलेक्शन में सपोर्ट लेना। दूसरा है कि ये पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी सपोर्ट जरूरत है। तो अभी तो मैं भारत, चीन लगा जितने भी मित्र राष्ट्र हैं हमारे, अमेरिका हुए, यूरोप के हुए, यूके हुआ, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे हमारे अच्छे मित्र देश हैं। इन सबको चाहिए कि दिल खोल करके नेपाल में सहयोग करें। और आज के दिन में मुझे लगता है कुछ दिन में आएगा हमारा गवर्नमेंट का कॉल हम्म। गवर्नमेंट का कॉल कि आ, आप हमें सहयोग कीजिए। मुझे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग हमारी गवर्नमेंट बहुत जल्दी करेगी, जैसा मुझे लग रहा है। और इसके लिए शायद यहाँ पर लोकल भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएन लगायत सारे एजेंसियों से बातचीत शुरू हो जाएगी। चीन जी। या भारत कौन ज्यादा नजदीकी होगा नए रजीम के साथ? ओली साहब की तो ये नजदीकियां चीन नहीं, के साथ चीन के देखने साथ में बनती थी। नजदीक और दूरी की बात नहीं है। भारत क्या से नेपाल का जो रिलेशन है, वो रिलेशन दूसरा, न भारत का किसी दूसरे देश से है, हम्म। न नेपाल का किसी दूसरे देश से है।
ये संभव नहीं है जिस ऐतिहासिक दौर से। हम्म। हमें काशी विश्वनाथ उतना ही प्रिय है जितना भारतीय लोगों को पशुपतिनाथ प्रिय है, या हमें उतना हम्म। ही आस्था है। हम्म। हमें वो आपके तिरुपति के जो तिरुपति। महादेव हैं उनमें भी उतना ही विश्वास है। जहां पर यहाँ पर हमारे लोग पहाड़ों पर मुस्तांग तक आपके लोग जाते हैं दर्शन करने महादेव का। तो मेरा एक कहना है कि देखिए, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, पारिवारिक हम्म। लाखों लोग जो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल और दिल्ली, आजकल तो दिल्ली, बॉम्बे और महाराष्ट्र तक, इवन कर्नाटक और सारे प्रांतों में, और हमारे यहाँ भी पूरे देश में इनके परिवारों की संबंध है। मतलब किसी की भाई, किसी की बहन, उधर शादी ब्याह से लेकर के बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ये संबंध हमारा दूसरे देशों के साथ नहीं है। हम्म। और ये बहुत बड़ी, इसलिए भारत तो हमेशा हमारा मतलब बहुत ही अच्छा मित्र रहा है, स्वाभाविक है। लेकिन चीन भी हमारा पड़ोसी देश है। हम्म। तिब्बत का पूरा प्रांत जो है चीन का, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम्म। तिब्बत में जो तिब्बती रहते हैं हम्म। वैसा ही कम्युनिटी हमारा बॉर्डर पर भी है। तो इसीलिए चीन के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा मित्रता है। मैं किसी के साथ किसी का तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन चीन भी हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान करने वाला देश है। साथ में अमेरिका और यूरोप, यूके लगाए ये सारे देश जो हैं हमारे डेवलपमेंट पार्टनर हैं और हमेशा हमें सहयोग करते रहे कुछ लोगों का अर्थक्वेक में ये भी। कहना था कि जो नेपाल में हो रहा है ये प्रॉक्सी वॉर है चीन और अमेरिका के बीच में, आपकी क्या राय है? ये तो मैं, अब देखिए, उन्हीं लोगों से पूछिएगा, मुझे तो इस तरह का कुछ नहीं नजर आता है। और लोगों को सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये होती है, आज इनको ये बात नजर आ रही तो इतने दिन से रिसर्च करके पता लगा लेते। सारी की एजेंसियां यहाँ पर हैं, सारी की एम्बेसी यहाँ पर है, तो उनको क्यों नहीं पता चला? अचानक आंदोलन होने के बाद में अमेरिका ने करवाया तो फ्रांस ने करवाया। किसी देश को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता। ये हमारी हमारे नेताओं की बहुत बड़ी कमजोरी है। उनकी करतूतों से ये हुआ है, उनकी हम्म। भ्रष्टाचार, उनकी मोनोपोली, उनमें जो ये एक आ गया था दंभ कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए शासकों में ये महसूस होने लगता है कि मैं जितना बार चाहूं उतना बार प्रधानमंत्री हो सकता हूं, जितना चाहूं उतना लूट सकता हूं, तो इसका कहीं ना कहीं लिमिट्स होता है। यही बांग्लादेश में हुआ, यही श्रीलंका में हुआ, और बहुत सारे अफ्रीकन देश में भी हुए हैं, नेपाल में भी यही हुआ है। अगर ये लोकतांत्रिक पद्धति से इलेक्टेड जो लोग थे, लोकतांत्रिक तरीका से, मतलब एक निश्चित जनता के सेवा भाव से सेवा किया रहते, तो इनकी सालिक बनती रहती रोड पर। इन्होंने तो क्या समझ लिया, पीपुल को पॉकेट में समझ लिया कि हम जाएंगे 5 साल में चुनाव जीत कर आएंगे और हमको जो मन करेगा मनमौजी काम करेंगे, लूटेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी चढ़ेंगे 5 करोड़ की, विदेशी इनके बच्चे पढ़ेंगे हार्वर्ड में, और जो गरीब के बच्चे हैं वो सड़क पर भूखे मरेंगे। तो ये हमेशा के लिए नहीं होता है। तो इस बार ये हुआ है कि इनको ये कहा गया है कि अब आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप भ्रष्ट हैं, इसीलिए इनके घरों पर आक्रमण हुआ। इस बात को वैसे मैं सपोर्ट नहीं करता, ये गलत हुआ है। जिस भी बिल्डिंग का, मैं शेर बहादुर जी के घर में, चाहे प्रचंड जी के घर में, या ओली जी के घर में, या और हमारे नेताओं के घर में जो आक्रमण हुआ है, इसको किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इनको भी ये रियलाइज होना चाहिए कि आज 30-35 वर्ष से 1990 से आज तक आपने देश को क्या दिया? आपने तो लूट मचा रखी थी, आपने तो गंद फैला रखा था सारा देश में। आपके लोग पॉकेट से यहाँ जितने अपॉइंटमेंट होते सीट बेच देते थे। ये होते होते गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के सीट भी बेचने लगे थे। ये आते ही सबसे पहला काम ये करते हैं गवर्नमेंट में, इस सेक्रेटरी को हटाओ, उसको लाओ, और 3 महीना से 6 महीना किसी ब्यूरोक्रेट्स को नहीं रहने देते। अर्थात हम कुछ भी करें, हमें कोई कुछ नहीं करे। इस बार इनको यही मिला है लेसन कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो।
तो ये सब बातें जो है, इन बातों की जांच होगी। जेनजी तो ये डिमांड कर रही है कि जो मुझे करप्शन जरूर केसेस। जरूर इसकी जांच होनी जरूरी है। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण दो तीन चीजों की जांच होगी। पहली जांच होगी कि गोली कैसे चली और किन परिस्थितियों में चलाई गई। दूसरी, हमारी सुरक्षा निकाय की भूमिका क्या रही उसमें, क्यों ये फेल हो गए, किस कारण से, इनकेपेबिलिटी, इनके पास बुलेट नहीं था, इनके पास रबर बुलेट नहीं थी, इनके पास में और इक्विपमेंट नहीं था, क्या हुआ, ये पता लगाया जाए। तीसरे, या कम्युनिकेशन लीडरशिप में मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का नहीं हुआ, ये भी हो सकता है, लीडरशिप का प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि करप्शन की जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं और हम भी डिमांड कर रहे हैं, ये आज से 30 35 40 साल से जो लूट मची हुई इस देश में, ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये कहाँ है पैसा। नेताओं के घर से बोरियां की बोरियां पैसा निकली है, बहुत सारे पैसा निकले हैं, करोड़ों रुपया निकले हैं। ये कहाँ से आया था, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये भी तो जानना पड़ेगा, जरूरी है। तो इसीलिए इनका इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी जरूरी है। और थर्ड जरूरी है कि ये जो हमारी सारी संपत्ति जलाई गई, लूटपाट हुई, लोगों को जिंदा जलाया गया घर में ही, कुछ लोग तो घर में ही मर गए हैं, 3 4 लोग तो घर के अंदर मर गए हैं, इनको जिंदा जलाने वाले, इन सबको अकाउंटेबल बनाया जाए, बनाना चाहिए। और इनको कोर्ट ऑफ लॉ से इनको आवश्यक जो भी हो, इनकी इंक्वायरी होना चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी करके इनको अदालत में मतलब उपस्थित कराना जरूरी है। सर, क्या अभी सिस्टम वहां पे काम कर रहा है? थाने काम कर रहे हैं, कोर्ट काम कर रहे हैं, क्या एयरपोर्ट काम कर रहा है? स्थिति क्या है वहां पर अभी? एयरपोर्ट तो फंक्शनल है। एयरपोर्ट, सारे एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल है। थर्सडे से हमारी सारी एयरपोर्ट खुल गई हैं और इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट सभी हो रही हैं। और जहां तक आपने कहा थाने, वो लोग कोई ना कोई रूप से काम करना शुरू किया है। सबसे अच्छी बात है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी काम करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा ही शुरू किया है, लेकिन और भी कोर्ट धीरे धीरे सारे फंक्शनल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सारे फंक्शनल हो गए, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। बहुत सारा जगह पर कहीं बिल्डिंग खोया जा रहा है, उनमें कोर्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और हमारे डाटा सिस्टम में कितना सुरक्षित है, इस सबको मतलब कोशिश हो रहा है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट फंक्शनल हो जाए। सर, डेटा को लेकर जिस तरह से जब ये 26 सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया गया था, अब क्योंकि ये फिर से चालू हो गई हैं, तो इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ कुछ मैकेनिज्म लाया गया है, कुछ मैकेनिज्म को प्लेस में रखा गया ताकि दोबारा से इस तरह की जो अफवाहें हैं वो ना फैलें। मतलब जो फैक्ट चेकिंग है वो की जा रही है क्या? देखिए, ऐसा है कि अब ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी, उसमें ये कहा गया था कि आप एक लॉ बनाइए पार्लियामेंट से, हम्म। और लॉ बना करके सोशल मीडिया में जो ये फेक मिस इन्फॉर्मेशन की चलाई जाती है, हम्म। इसको मॉनिटर कीजिए इफेक्टिवली। और इसको, और बाहर के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनको कहिए कि नेपाल में आकर रजिस्टर हो। हम्म। ये दोनों बात कोर्ट ने कहा था। कोर्ट ने बैन कर दो नहीं कहा था, कोर्ट का ये नहीं था। कोर्ट ने कहा था आप इसके लिए मॉनिटर करो इफेक्टिवली। तो मुझे लगता है पहले भी बिल पेश हुआ है पार्लियामेंट में, उसका क्रिटिसाइज हुआ है। तो अब मुझे लगता है नई सरकार सभी स्टेक होल्डर से बात करके एक नया पॉलिसी और बिल ले आएगी या ऑर्डिनेंस लाएगी, ऑर्डिनेंस ला सकती है सोशल मीडिया को इफेक्टिवली मॉनिटर कर। जहां तक मिस इन्फॉर्मेशन है, वो सारा दुनिया परेशान है, अमेरिकन लोग परेशान रहते हैं इलेक्शन के टाइम में। आपके यहाँ लोग कहते हैं ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन। तो इतने बड़े बड़े देश जिनके पास में इतनी बड़ी मतलब टेक्नोलॉजी है, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो हम 100% नहीं। मैं इतना कह सकता हूँ कि नेपाल सरकार इफेक्टिव मॉनिटर की कोशिश करे, उसकी मैकेनिज्म जरूर बनेगी अब। सर, कुछ खबरें ये भी आई थी जब वहां पे प्रोटेस्ट चल रही थी कि ओली साहब विदेश जा रहे हैं। तो आप इस खबर को का खंडन कर रहे हैं कि मतलब अभी ओली साहब जो है वो नेपाल में ही है और जो बाकी के लीडर्स हैं वो भी नेपाल में है? ओली साहब वेरी मच, देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारा कोई नेता बाहर नहीं गए, कोई भी नेता हमारे बाहर नहीं गए हैं, सभी यहीं पर हैं। अब जो विदेश में थे, वो देखिए डॉक्टर शेखर कोइराला विदेश में थे, वो तो नेपाल आए। कुछ लोग थे होंगे जो विदेश गए हो तो सिचुएशन देखकर रुक गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है
कि हमारे कोई नेता जो पार्टी के पुराने नेता हैं, कोई बाहर मतलब भाग कर यहाँ से गए हैं, मुझे नहीं लगता है। और ऐसा कोई दिक्कत, ओली साहब यहीं पर हैं, और बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने सुरक्षा दे रखा है, उन पर आक्रोश है, इसीलिए वो जरूरी है वो अभी सुरक्षित ही रहे। अच्छी बात नहीं है, उन पर जो आक्रमण हुआ है वो गलत हुआ है। मैं तो ये कहूंगा किसी पर आक्रमण नहीं होना चाहिए, हम्म। ये अदालत का काम। आपने जिसको, अगर आपने ही अदालत का काम ले लिया तो अदालत क्या करे? आक्रमण की अगर आप डेमोक्रेसी बात। में थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ता है कि बिल्कुल। अदालत पर विश्वास कीजिए और अदालत न्याय करेगी इस बात पर। सर, और जिस मुझे तरह से विश्वास इस है बार कि जब हमारा चीफ प्रोटेस्ट हो जस्टिस। रहे थे, जिस तरह से वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इंटरनेशनल मीडिया को तो नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया को बहुत टारगेट किया गया था। आप इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को कहूंगा, ये मोमेंट का टाइम है, और सारी इशू इसमें मत डिस्कस करें प्लीज। अभी हम्म। लोग यहाँ करप्शन की बात करें, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, यहाँ सोशल मीडिया की बात करें, यहाँ जो लोग मर गए हैं उनकी बात करें। इतनी बड़ी डिकंस्ट्रक्शन, मतलब सारा उजाड़ हो गया सारा देश, इसकी बात करें। जो देश इतना बड़ा हादसा से गुजरा हो, अगर सारे इश्यू अब इस टाइम में आप बात करने लगेंगे तो दिक्कत है। और आप सड़क में जाके, मेरे से तो बात कर लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन सड़क में जब आप खड़ी हैं, वहां पर तो जनता के, जो जनता की मूलभूत अभी की डिमांड है उस पर बात कीजिए, बिल्कुल। ये है जरूरी। तो कुछ लोगों ने थोड़ा सा हमारे, वो ये गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये होना नहीं चाहिए था। ये जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, इसीलिए जरूरी है दोनों ओर से मीडिया को भी इस सेंसिटिविटी को समझना चाहिए, और हमारे लोगों को भी इंटरनेशनल मीडिया को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अभी यही लोग हैं जो जाकर हमारी इमेज बनाएंगे बाहर, और जिससे कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट, हमारी इमेज अच्छी बनेगी। सर, अगर आप अपने जैसे घर से बाहर जाते तो स्थिति क्या है कि सब कुछ नॉर्मल होता दिखाई पड़ रहा है स्थिति? नीता जी, आप नेपाल आइए, बहुत ही कुछ नॉर्मल है, सारे कुछ मिल जाएंगे, खाने पीने का भी आराम से रहने का हो सकता है, होटल पहले से अभी बहुत सस्ता भी मिल जाए आपको। ये हाँ। बहुत ही अच्छा है, अभी कोई समस्या नहीं है हमारे देश में, लेकिन ये सुरक्षित हैं लोग, हमारी सभी सुरक्षा निकाय अभी लोगों को सुरक्षित बना रखी है। अब मैंने सैटरडे के बाद से कोई इंसिडेंट नहीं सुना है, इसीलिए तो मतलब सैटरडे में कह रहा हूँ, ये लास्ट 2-3 दिन में, हाँ यही सैटरडे से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, इसीलिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सर, टूरिज्म के लिहाज से काफी आप लोगों को झेलना पड़ा होगा, क्योंकि काफी लोगों ने कैंसिलेशंस कर दी होंगी। ये नेपाल में टूरिज्म सीजन है। ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, क्योंकि ये जो सितंबर अक्टूबर नवंबर जो होता है 3 महीने, हमारे देश में बहुत बड़ा पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। एक समय आता है मतलब इस समय में दिसंबर तक होता है ये, फिर उसके बाद में पर्यटन के लिए यहाँ ठंडा ज्यादा बढ़ जाने पर कम हो जाता है। वैसे ही होता है, मार्च से लेकर के जून तक का एक सेशन होता है। तो अभी जो से इसमें बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, बहुत सारे लोगों ने, मैंने सुना है बहुत सारा होटल खाली पड़े हैं, लोग जो थे वो भी वापस चले गए हैं, इसीलिए टूरिज्म को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। और ये टूरिज्म 10 साल का हमारा, उसके बाद से धीरे धीरे इस 10-12 साल में अपने ट्रैक पर आया था, फिर से इसको बहुत बड़ी धक्का लगी है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि टूरिज्म वन ऑफ द मेजर, मतलब बैकबोन ऑफ द नेपालीज इकोनॉमी, ये बहुत बड़ा बैकबोन है। नहीं, इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों में अगला टूरिस्ट सीजन तक लोगों में विश्वास बढ़ जाए। काफी कंट्रीज ने एडवाइजरीज भी जारी की हुई हैं, जिसमें अमेरिका भी एक है कि वहां पे लोग जो हैं वो ना जाएं, सतर्क रहें। ये स्वाभाविक है, जब जहां पर लड़ाई हो रही हो, गोली चल रही हो, तो अपनी मतलब अपनी जनता की सुरक्षा के लिए अपनी सरकार जरूर कहेगी भैया अभी मत जाओ वहां पर। लेकिन मुझे लगता है इन 2 to 3 वीक्स ये सारे देश एडवाइजरी चेंज करेंगे, और हम आशा करते हैं कि ये चेंज करेंगे। सर, शुक्रिया हमारा अपना कीमती समय निकालने धन्यवाद, के लिए और थैंक यू हमें वेरी मच, समझाने के लिए। शुक्रिया थैंक सर। यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू, थैंक यू।